पन्ना जनपद के ग्राम पंचायत रैकरा में राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राम खिलावन पटेल एवं रामकृष्ण कुसमिरिया का मंडल अध्यक्ष अरुण चौरसिया व पुष्पराज सिंह, अनंत चौरसिया, मंडल उपाध्यक्ष मुकेश पटेल एवं प्रीति पटेल द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया। जनपद पंचायत पवई से ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें अपनी मांगे रखी गई। उसके बाद मंत्री जी द्वारा ग्राम पंचायत में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष कुमार पटेल के निज निवास पर शैलेंद्र पटेल, प्रभारी प्राचार्य रमेश पटेल सिमिरिया, हरिश्चंद्र पटेल, संतोष पटेल, राम मिलन पटेल, पूर्व अध्यक्ष जीराबाई पटेल द्वारा फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। वहीं मंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं मध्य प्रदेश को जल्द ही 27% आरक्षण दिया जाएगा, इसका आश्वासन दिया गया। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। इसके उपरांत प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं जाति के छात्रावास बंद पड़े हैं, उनको चालू किया जाएगा। उस पर भी चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही बंद पड़े छात्रावास को चालू किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिपेंडेंट इंडिया। पन्ना जनपद से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सेन की रिपोर्ट। आपके आंध्र प्रदेश में 76% है, तमिलनाडु में 50% है, कर्नाटक में 30% है, हिमाचल में 30% है, गुजरात में 27% है। वहाँ नॉन कांग्रेसी सरकार रहे, इसलिए 27% आरक्षण हो गया। हमारे मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री ने वचन दिया प्रदेश की जनता को कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। अभी जब 14 अगस्त 2018 को हमारे प्रदेश के सचिव प्रधानमंत्री जी ने देश में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, तो 6 सितंबर 2018 को हमारे प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी ने कहा हम मध्य प्रदेश में भी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देंगे। और जब मैं पिछड़े वर्ग संघ कल्याण मंत्री बना, 29 सितंबर 2020 को कैबिनेट में प्रस्ताव रखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को पुनर्गठित करके जो संविधान की धारा 338 ख में जो अधिकार शक्तियाँ मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग को भी दी जाए। हमारे प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का आश्वासन दिया। अभी विधानसभा चलेगी तो उसमें भी विधेयक पास हो रहा है और मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उनके पूरे मंत्रिमंडल को पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कोटि से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से हमारे देश में जो 27% आरक्षण है, मध्य प्रदेश की 53 पिछड़े वर्ग की जातियाँ शामिल नहीं, आने वाले समय में वो 53 जातियाँ भी शामिल हो जाएंगी, जिससे देश के पिछड़े वर्ग में जो 27% आरक्षण का लाभ उनको मिलने लगेगा। सम्मानीय हरिजन आदिवासी वर्ग हैं जिनके रिजर्व विद्यालय खुले हुए हैं, वो अभी तक बंद हैं, चूँकि इनको बंद नहीं होना चाहिए, तो इसके संबंध में सरकार क्या कर रही है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति बनाई है। अब हर 25 किलो हर ब्लॉक में अभी पहले चरण में सर्व सुविधा युक्त जो है KG 1 से 12वीं तक विद्यालय बन रहे हैं, जहां बच्चों को घर से ले जाएगा, उनको शिक्षा दीक्षा देने का काम होगा। और आदिवासी क्षेत्रों में भी ऐसे 25 किलोमीटर के दायरे में सर्व सुविधा युक्त स्कूल बनेंगे। वहां सभी आदिवासी बच्चों को मैंने जो देश में एक शिक्षा नीति लागू करके प्रदेश में एक शिक्षा नीति लागू करके उनको सबको पढ़ाने की सुविधा दी जाएगी। श्रीमान जी, बंद करने का क्या होता है? नहीं, कोई बंद नहीं किए गए, किसी कारण बंद होंगे तो सब प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी ने कहा वो चालू किए जाएंगे। पन्ना जनपद में जनपद पंचायत भवन परिसर में दिव्यांग कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 300 नए दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन हुए। ML कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उपकरण की स्लिप प्रदान की गई। आगामी दिनों में शिविर के माध्यम से उपकरण वितरित किए जाएंगे। साथ ही पूर्व में हो चुके रजिस्ट्रेशन वाले दिव्यांगों को ट्राई साइकिल एवं बैटरी साइकिल, व्हील चेयर, कान मशीन एवं वैसाखी भेंट की गई। हालांकि दूर दराज से आए दिव्यांगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिव्यांगों को कार्यक्रम स्थल तक जाने के लिए घसीट कर जाना पड़ा। वहीं अव्यवस्थाओं के चलते दिव्यांग इधर से उधर भटकते नजर आए। सुबह से आए दूर दराज व पहाड़ी क्षेत्रों से दिव्यांगों के लिए किसी भी प्रकार की भोजन की व्यवस्था नहीं की गई थी। CIO के मंत्री के कार्यक्रम में जाने की कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरतते हुए कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। शिविर के अंत में पहुंची SDM रत्ना शर्मा, तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी,
CIO प्रशांत चक्रवर्ती, अजय देव, बुदेला सहित LM कंपनी के कर्मचारी, जनपद स्टाफ मौजूद रहा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिपेंडेंट इंडिया। पन्ना जनपद से हमारे संवाददाता सतीश चौबे की रिपोर्ट। दिव्यांग शिविर लगाया था। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि कोई भी अव्यवस्था ना हो। क्योंकि मुझे मंत्री जी के कार्यक्रम में जाना पड़ा, इस कारण से अव्यवस्थाओं में हम कह सकते हैं कि कुछ अव्यवस्थाएं हुई हैं, लेकिन हम आगे से प्रयास करेंगे जब आगे कैंप होगा कि इस प्रकार की कोई भी अव्यवस्था ना हो पाए। पंजीयन अच्छे हुए? लगभग कितने पंजीयन हुए और कितनी साइकिलें वितरित की गई? ये हमारा कैंप काफ़ी सफल रहा है। 276 दिव्यांगों का परीक्षण कर लिया गया है। उनके उपकरण भी 1 माह के अंदर एलेम्को कंपनी द्वारा यहाँ जनपद भेज दिए जाएंगे। इसके बाद एक शिविर लगा के इनको बंटवाए जाएंगे। बाकी 11 बैटरी साइकिल और ट्राईसाइकिल हमने बंटवाए हैं आज एलेम्को कंपनी के माध्यम से, और आगे भी इस टाइप के हम कैंप लगवाएंगे। और आगे एक और है कि मेडिकल बोर्ड को भी ब्लॉक स्तर पे शिविर के लिए बोलेंगे, ताकि जो लोग भी प्रमाण पत्र के लिए शेष रह गए हैं उनका प्रमाण पत्र बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 जनपदों के 134 तहसील के सभी ग्राम सभाओं में किसान पंचायत का आयोजन कर रही है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उसका शंखनाद कल सहारनपुर से किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के सभी नेता और खासकर खुद आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी इस किसान पंचायत का हिस्सा होंगी। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरठ में भी, बिजनौर में भी और अन्य जगहों में भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी का आना तय है और निश्चित रूप से किसानों की आवाज को बुलंद करेंगी, किसानों की आवाज दबने नहीं देंगी। इस सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ, गन्ना किसानों के, और जो ये कृषि बिल है, जो 3 काला कानून है, जब तक निरस्त नहीं हो जाता, इस आवाज को आगे बढ़ाने का काम और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदन से लेकर सड़कों पर संघर्ष करेगी। मेरठ आना होगा तो प्रियंका जी का कब आएंगी और क्या शेड्यूल है? मैंने कहा तो 10 तारीख से 21 तारीख तक किसान पंचायतों का आयोजन 27 जनपदों के 134 तहसीलों में ग्राम सभा लेवल पर होनी है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में मेरठ और बिजनौर में भी 15 तारीख को किसान पंचायत होना है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने इसका शंखानंद सहारनपुर की धरती से किया है। कांग्रेस पार्टी के सभी लीडरान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज को बुलंद करेगी। इन 3 कृषि काले कानून का जनता के बीच में पूरी वास्तविक स्थिति को बताने का, सरकार के पोल खोलने का और किसानों को ताकत देते हुए जब तक यह बिल विधेयक वापस नहीं ले लेती सरकार के दमन के खिलाफ किसानों के साथ संघर्ष करेगी। वहीं पर लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ना तो घटना स्थल पर, वहाँ पे अनशन स्थल पर राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के, ना ही आप पहुंचे हैं वहाँ पे। तो उसके बाद आप पहुंचे थे वहाँ पे, लेकिन उसके बाद लगातार ये हो रहा है कि पंचायत कर रहे हैं लेकिन धरना स्थल पर नहीं बैठ रहे हैं। मुझे आपको यह बताते हुए यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशन पर जिस दिन समूचा देश चिंतित था, गाजीपुर बॉर्डर पर पूरी पुलिस महकमा और सरकार की मशीनरी खड़ी थी, वहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस आंदोलन में किसानों के साथ डटकर मुकाबला किया सरकार का और उस आंदोलन को मजबूत करने का काम किया।
मैं स्वतः गया, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी गए, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी गए, अलका लांबा जी गई, और इतना ही नहीं, राजस्थान के मंत्री से लेकर हरियाणा के तमाम नेता भी उस कार्यक्रम के, उस आंदोलन के हिस्सा रहे, पूरी ताकत दी। आदरणीय हरेंद्र मलिक जी ने एक बड़े पंचायत का सबसे पहला आयोजन मुजफ्फरनगर में किया, जो पूरे देश ने देखा। कांग्रेस ही पार्टी ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र पर विश्वास करती है, किसानों पर विश्वास करती है, गरीबों पर विश्वास करती है, मजलूमों पर विश्वास करती है, और उनकी आवाज को दबने नहीं देती, उनकी आवाज को बुलंद रखने का काम करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कांग्रेस पार्टी अब किसानों के तवे पर रोटी सेक रही हो, वोट की राजनीति? देखिए, ये जो आंदोलन है वो गैर राजनीतिक आंदोलन है, और 27 से अधिक किसान संगठनों के लोग कर रहे हैं। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब सरकार दमन करती है या सरकार जब गलत बिल लाकर देश के जनता के साथ धोखा करने का प्रयास करती है, तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी उस जनता के साथ, किसानों के साथ, गरीबों के साथ खड़ा होने का काम करती है। जहां तक आपने कहा राजनीतिक रोटी की बात, आपको याद होगा आदरणीय राहुल गांधी जी ने सबसे पहले इस बिल विधेयक का विरोध सड़कों पर किया, पंजाब में ट्रैक्टर रैली निकाल के किया, हरियाणा में ट्रैक्टर रैली निकाल कर किया, और इतना ही नहीं, संसद में भी कांग्रेस पार्टी ने इस बिल विधेयक का विरोध किया। निश्चित रूप से आज सड़कों पर किसान संगठनों के साथ कांग्रेस पार्टी जो शांतिमय आंदोलन करे उनके साथ खड़ी है। प्रियंका जी का मेरठ में कब जनसभा? मैंने कहा ना, 10 तारीख से लेकर 21 तारीख तक लगातार किसान पंचायत का आयोजन होना है। उसी में आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी हिस्सा। स्पीकर सर, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष आंदोलन की बात कर रहा है, मगर जो कृषि कानून है उनके कंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है। तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें और जो 3 किसान के बिल हैं, खेती के बिल हैं, उनके कंटेंट का और इंटेंट का की बात करें। हाँ, बजट पे बोलेंगे। आप शांत हो जाइए प्लीज। किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है, आप उनका आदर कीजिए। तो बात है कि इन 3 कानूनों का कंटेंट और इंटेंट क्या है। तो पहले कानून का कंटेंट क्या है? पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी में कौन जाके खरीदेगा? तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है।
इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, जितना वो होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरे कानून का कंटेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का। दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। अब तीसरा भी कानून है। तीसरा कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। तीसरे कानून का कंटेंट आपको याद होगा, सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत। हम दो हमारे दो, ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो की। माननीय सदस्य इधर तो आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूं, आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट माननीय सदस्य आप आसन कि हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार। यह है पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा? नुकसान ठेले वालों का होगा, नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं, लाखों लोग, उनका होगा। अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं। दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है। दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज, फल और सब्जी की स्टोरेज की मोनोपोली दी जा रही है। आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। और अगर बजट में साइलोज में रखेगा। ये सभा नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं सर मैं अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूँ, जब आपने बजट के लिए चर्चा के लिए पुकारा, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य, आज बजट पर चर्चा है, मैं आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये 3 ऑप्शन आपने दिए हैं। अब देखिए मामला क्या है। मामला ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार एग्रीकल्चर का है। अब बजट 40% आबादी इस पे जीती है, इससे जीती है।
40 लाख करोड़ रुपए का धंधा है। दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टोरिंग की मोनोपोली दे दो, और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टोरेज की मोनोपोली होगी वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम पैसे में खरीद करेगा। लक्ष्य है कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके दो मित्रों को दे दो। सर रूल 218 सर रूल 218 सर आपने माइक बंद कर दिया। बोलने दीजिए, माइक बंद कर दिया सर आपने। सर बैठिए, आप क्यों डिस्टर्बेंस कर? खैर, इससे होगा क्या? जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी, और सिर्फ दो लोग, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा, और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा। रूरल इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा। ये नई चीज नहीं है, ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है। ये पहला नहीं है, ये काम प्रधानमंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोटबंदी में शुरू किया था। पहली चोट नोटबंदी थी। आइडिया क्या था? गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा लो, बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेब में डालो। स्मॉल मीडियम सेक्टर को खत्म कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। वहां नहीं रुके, फिर गए जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स, और फिर से उन्हीं बेचारों पर आक्रमण, उन्हीं किसानों पर, उन्हीं मजदूरों पर, उन्हीं व्यापारियों पर आक्रमण। फिर कोरोना आता है। कोरोना के समय मजदूर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमें बस का टिकट दे दीजिए, हमें ट्रेन का टिकट दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम पैदल घर जाओगे। एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज। मगर टैक्स माफ जरूर होगा, माननीय सदस्य जरूर होगा। माननीय सदस्य, 5-10 उद्योगपतियों का टैक्स होगा। माननीय सदस्य प्लीज। तो पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर कोरोना के समय उन्हीं 4-5-10 लोगों को पूरा का पूरा कर्जा माफ, 10 लाख करोड़ रुपए जो भी था कर्जा माफ। मगर हुआ क्या? हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है, जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, वो खत्म हो गई। आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है, सीधी सी बात। और आज नहीं, कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा, क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, स्मॉल मीडियम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मगर ये मत समझिए कि ये किसानों का आंदोलन है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है। ये देश का आंदोलन है, और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है, और एक आवाज से ये पूरा देश उठने वाला है। पूरा देश एक आवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है। और ये याद रखिए, मैं कह रहा हूं, लिख के ले लीजिए। आप सोचते हो
कि हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को अपने पैसे से, अपने धन से परे कर सकते हो। ये आप सोचते हो, आप ये सोचते हो। आप लिख के ले लो मुझसे, किसान 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा, मजदूर आपको हटा देगा, छोटा दुकानदार आपको हटा देगा, मगर वो पीछे 1 इंच नहीं हटने वाला। आपको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं बजट की। जब बजट पर बातचीत करने की बात उठी थी, प्रेसिडेंट एड्रेस पे बात करने की बात उठी थी, तो हमने कहा था, विपक्ष ने कहा था, हमें किसानों के आदर करने के लिए किसानों के सब्जेक्ट पे अकेला बोलने दीजिए, एक साथ हम सब मिलकर किसानों के मुद्दे पे बोलेंगे। स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं, किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, बजट पे होगी और प्रेसिडेंट एड्रेस पे होगी, अलग चर्चा किसान के मुद्दे पे नहीं हो सकती। तो प्रोटेस्ट में मैं कह रहा हूं, मैं बजट पे आज यहां टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए, उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद।